हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम एन रॉय के आइडियाज़ के बारे में, पॉलिटिकल थॉट ऑफ एम एन रॉय। लेट्स स्टार्ट। सो एम एन रॉय का पूरा नेम है मानवेंद्र नाथ रॉय। एम एन रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय। इनका बर्थ हुआ 1887 में और इनकी डेथ होती है 1954 में। कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के रहने वाले थे। बंगाल में बर्थ हुआ, पूरी दुनिया में घूमे हैं। एम एन रॉय का रियल नेम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, बाद में इन्होंने अपना नाम बदल दिया, मानवेंद्र नाथ रॉय कर दिया, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं एम एन रॉय। बाद वाला जो नाम है एम एन रॉय, उसके अकॉर्डिंग। इनकी लाइफ के मेन 3 फेजेस है, मतलब इनकी लाइफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अच्छे से समझने के लिए। कि इनकी लाइफ में सबसे पहले ये एक नेशनल मिलिटेंट रहे, मिलिटेंट नेशनलिस्ट रहे, यानी कि उग्रवादी राष्ट्रवादी रहे। फिर ये कम्युनिस्ट लीडर की तरह इन्होंने काम किया, कम्युनिस्ट लीडर बन गए, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़ गए, लीडर की तरह काम किया इन्होंने। यूएसए में भी गए, ठीक है। उसके बाद ये मेक्सिको में गए, कम्युनिस्ट पार्टी में, वहाँ के रेवोल्यूशन में, पार्टी बनाने में इनका कंट्रीब्यूशन था। फिर ये रशिया भी जाते हैं। तो सेकंड फेज़ में ये कम्युनिज्म से जुड़ गए। थर्ड फेज़ था रिटर्न टू इंडिया। थर्ड फेज़ तब शुरू हुआ जब ये भारत वापस आ गए। जब ये इंडिया वापस आ गए तो इन्हें फिर इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल में डाल दिया गया, कारावास में डाल दिया गया। ओके। और इनका कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है आइडियोलॉजिकली, तो इन्होंने न्यू कम्युनिज्म का आइडिया दिया है। ये इनका कंट्रीब्यूशन है, ये आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है। ये इनका आइडिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट। 1887 में बर्थ, 1954 में डेथ, रहने वाले बंगाल के थे, रियल नेम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, और लाइफ के 3 फेजेस हैं। ये तो हमने समझने के लिए बनाए हैं, ओके। और इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? न्यू कम्युनिज्म का आइडिया। तो ये 6 पॉइंट आपने लिख सकते हो आप। फर्स्ट फेज़ को डिस्कस करते हैं, मिलिटेंट नेशनलिस्ट फेज़ है जो। इसमें क्या हो रहा था देखते हैं। बचपन से ही ये मिलिटेंट जो ग्रुप्स है उनका पार्ट है, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पता है चल रहा था, आज़ादी की लहर चल रही थी। उस टाइम पे हर एक इंसान अलग अलग तरीके से इस मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा था। कोई सत्याग्रह करेगा, कोई बॉयकॉट करेगा, कोई पढ़ेगा लिखेगा, जॉब्स भी करेगा, वो भी कंट्रीब्यूशन है कि उनके सिस्टम को सीखे कि नहीं। कोई आप कह लो कि मिलिटेंसी को भी ज्वाइन कर लेता है। तो हर एक इंसान अलग अलग तरीके से अपना कंट्रीब्यूट कर रहा था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। एम एन रॉय भी कर रहे थे। 14 की एज में उन्होंने क्या ज्वाइन किया? अंशुलिन समिति। ये एक अंडरग्राउंड ग्रुप था, अंशुलिन समिति, ओके। उसके बाद क्या? गवर्नमेंट ने बाद में इस ग्रुप को बाद में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो इन्होंने जतिन मुखर्जी की लीडरशिप में एक और ग्रुप बनाया जिसका नाम था जुगांतर ग्रुप, ठीक है। तो ये उसका पार्ट बने। तो ये मिलिटेंट के फेज़ में ये कर रहे थे ये। क्या लिखने वाला है? मिलिटेंट नेशनलिस्ट फेज़ लिख लेना ऊपर सबसे। फिर फर्स्ट पॉइंट लिख लो, अंशुलिन समिति को ज्वाइन किया 14 की एज में, वो बैन हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद जुगांतर ग्रुप को इन्होंने ज्वाइन किया, लीडर जतिन मुखर्जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो नोट्स में आपको लिखने कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा, देखो पहला पॉइंट क्या हमने यहाँ पे देखा कि अंशुलिन समिति को ज्वाइन किया 14 की एज में। तो ना आपको करना क्या है, आपके पास जो भी कॉपी पेन जैसे भी है, तो उसमें ना एक पेपर के ऊपर आप लिखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और वहाँ पे आपने लिखना है एम एन रॉय ज्वाइंड, ठीक है, अ ग्रुप, अंडरग्राउंड लिख सकते हो, अंडरग्राउंड ग्रुप एट
एज ऑफ 14, ठीक है। व्हाट वाज इट्स नेम, तो ऐसे करके आपने यहाँ लिख देना है। अपनी लैंग्वेज में और छोटा लिख सकते हो, जो भी आपको हो, कि एम.एन. रॉय ज्वाइंट फर्स्ट ग्रुप लिख लो, एक पेज पे ये लिखना ना। फिर अगले पेज के ऊपर या इसी के पीछे, तो वहाँ पे सबसे ऊपर आपने 1 नंबर लिख के लिख देना है अंशुलिन समिति, ठीक है, अंशुलिन समिति। तो ऐसे होता क्या है, ऐसे क्या होता है कि जब आप ऐसे नोट्स बनाते हो ना, तो आप यहाँ पे पढ़ते हो क्वेश्चन, तो आपकी प्रैक्टिस साथ में होती है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ा ना, तो आपको आधी चीज़ पता चल गई कि 14 की एज में उन्होंने कोई ग्रुप ज्वाइन किया था। फिर आप याद करते हो कि कौन सा अंशुलिन, तो फिर आप पीछे पलट के देख भी सकते हो, बाद में देखना। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती है, नोट्स की रिवीजन भी साथ साथ में होती है। तो ये बेस्ट तरीका है। ऐसे करके 1 2 3 4 5 जो मैं आपको बताता जाऊँगा, ऐसे लिखते चले जाना। दूसरा ग्रुप क्या है, जुगांतर ग्रुप, किसकी लीडरशिप में, जतन मुखर्जी। उसके बाद क्या होता है आगे, 1915 में जर्मन इंडियन का मतलब कि जर्मनी में जो भारतीय लोग रह रहे थे, 15 की बात हो रही है, वांटेड टू हेल्प इंडियन मिलिटेंट्स। तो वो भारत के लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, वो अपने देश के लिए उन्हें दुख तो होता है ना, वो कहते हैं कि यार यहाँ के जो मिलिटेंट हैं उनकी हम हेल्प करते हैं किसी तरीके से। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें, जर्मन इंडियन ने, जो जर्मनी में इंडियन रह रहे थे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें एक शिपमेंट भेजते हैं, वेपन्स भेजते हैं, तुम उठा लेना और तुम यूज़ कर सकते हो इंडिया में रेवोल्यूशन के लिए। तो 1915 में ये चीज़ हुई। एम.एन. रॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और कहा गया कि तुम्हें ये एम्यूनिशन रिसीव करना है, ठीक है, और ये तुम्हें शिपमेंट मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, जावा, इंडोनेशिया में, ठीक है। तो 1915 में अगला पॉइंट हम लिख लेंगे, ठीक है। कहाँ तक लिखे हैं, 3 तक लिखे हैं। तो 4th पॉइंट हम लिख लेंगे कि 1915 में उन्हें भेजा गया, कहाँ पे, इंडोनेशिया, कि कहा गया कि जर्मनी में रहने वाले इंडियन ने शिपमेंट भेजा, उसमें एम्यूनिशन है, आप ले आओ उठा के वहाँ पे, हमें इंडिया में क्रांति करनी है। ये जाते हैं, डिडंट गेट एम्यूनिशन, वहाँ पे इन्हें कोई इस तरीके का शिपमेंट नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटेन के पोर्ट है, ब्रिटेन की वहाँ पे सर्विलांस हर एक जगह पे होती है। तो इन्हें फिर कहा गया, कहीं से खबर मिली होगी कि मलाया में वो मिल जाएगा आपको, वो वहाँ पे उतरा है, नहीं मिला। इंडोनेशिया भी नहीं मिला, फिर इंडो चाइना, यहाँ पे भी नहीं मिला। फिर कहा गया फिलीपाइंस में शायद उतरा है, वहाँ भी नहीं मिला। जापान, कोरिया, चाइना, कहीं भी नहीं मिला। ये कई देशों में घूमते रहे, इन्हें कहा गया कि इस पोर्ट पे है, उस पोर्ट पे उतारा जाएगा, नहीं मिला, ठीक है। तो क्या हुआ, चलते 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 ये 1916 में, 1 साल के बाद, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को पहुँच गए। उसी को ढूंढते ढूंढते शिपमेंट को सैन फ्रांसिस्को पहुँच गए यूएसए में 16 में। तो 4 नंबर 5 नंबर ये हो गया, ठीक है। सो आगे क्या है, और हिंदी में भी है, हिंदी में भी पढ़ सकते हो आप लोग। तो फिर यहीं से सेकंड फेज स्टार्ट होता है, जहाँ पे ये कम्युनिस्ट लीडर की तरह उभरते हैं। सो ही चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम नरेंद्र नाथ टू मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने यहीं पे अपना नाम नरेंद्र नाथ से मानवेंद्र नाथ कर दिया, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि ब्रिटिश आर्मी इन्हें ढूंढ रही होगी, तो इन्होंने नाम बदल लिया। यहीं पर इनकी मुलाकात हुई एल्विन ट्रेंट के साथ, और एल्विन ट्रेंट के साथ बाद में इन्होंने शादी भी कर ली, ठीक है। अब ये सेकंड फेज चल रहा है, तो ये यूएसए में है, सैन फ्रांसिस्को में है। तो जब ये यूएसए में थे, यहाँ पे इन्हें मिले न्यूयॉर्क में लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भी तो आपको पता ही है कि एक एक्सट्रीमिस्ट नेता है, लाल बाल पाल कि नहीं, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, है ना। वो तीसरे कौन है, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे जब ये रह रहे थे, लाला लाजपत राय से मिले, और यहाँ के जो अमेरिकन रेडिकल्स थे उनके साथ ये मिले, उनके साथ बातचीत हुई, आइडियोलॉजिकल एक्सचेंज हुआ, ये चीज़ें चलती रही।
यहाँ पे इन्होंने पढ़ा सोशलिज्म के बारे में, मार्क्सिज्म के बारे में, तो इन्होंने कहा यार मार्क्सिज्म सोशलिज्म कोई सही बात नहीं है। तो इन्होंने इसे क्रिटिसाइज करने के लिए कि यार इसका काउंटर करने के लिए तो इन्होंने इसे पढ़ना शुरू किया। तो इन्होंने सोशलिज्म को पढ़ा क्रिटिसिज्म के लिए, लेकिन खुद ही सोशलिस्ट बन गए, इससे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। ठीक है, तो ये सेकंड फेज जहाँ भी ये कम्युनिस्ट सोशलिस्ट बनते जा रहे हैं। उसके बाद ये अमेरिका से 1919 में मैक्सिको चले गए। पॉइंट्स अगर हम देखें तो कहाँ तक हमने लिखे हैं, सो हमने 5 तक लिखे हैं कि 16 में आ गए। और 6th पॉइंट हम लिख सकते हैं कि लाला लाजपत राय से यहाँ मिले। ठीक है, एक और पॉइंट एल्विन ट्रेंट के साथ शादी हो गई, यहाँ भी रहे, है ना। 8th पॉइंट यहाँ पे आके ही इन्होंने अपना नाम बदला था, या फिर हम ये करें, एक मिनट, इसे 6 करते हैं, एल्विन ट्रेंट वाला 7 और ये न्यूयॉर्क वाला 8। सो आगे क्या होता है, ठीक है। देखो जैसे ये 8 नंबर है ना, इसका क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे एक पेज पे लिखेंगे कि M.N. रॉय, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, M.N. रॉय मेट, ओके, मेट एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर इन USA, व्हाट वाज हिज नेम, ऐसे करके लिख देना। जो भी आप अपनी लैंग्वेज में जैसे इसे पैराफ्रेज करना चाहते हो लिख सकते हो, हिंदी में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। सो ये मैक्सिको चले गए 1919 में। सो 1915 में निकले थे इंडोनेशिया के लिए, वहाँ कुछ नहीं मिला। 1916 तक USA पहुँच गए, अगले साल तक। फिर 3 साल USA रहे, 1919 में मैक्सिको चले गए जो USA के साथ ही है। इम्पोर्टेंट रूल, रूल लिखा है यहाँ पे, रोल होना चाहिए। इम्पोर्टेंट रोल प्लेड इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको। तो जो मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी बनी उसके बनने में इनका बड़ा रोल था, इन्होंने बहुत रोल प्ले किया। यहीं पे ये मिले माइकल बोरोडिन को, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसे कॉमिंतान कहा जाता है, उसके मेंबर थे। कॉमिंतान क्या है, जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टीज़ या ग्रुप्स थे उस टाइम पे, सभी का आप कह लो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे उनका ऑर्गेनाइजेशन टाइप था, उसे कॉमिंतान कहते थे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कहते थे। लेनिन ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को बनाया था कब, 1919 में। किस चीज़ के लिए, क्या पर्पज़ था, कि जितने भी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में उनको हमें हेल्प करनी है। रॉय गॉट इनविटेशन फ्रॉम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सेकंड, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सेकंड यानी कि जो दूसरी इनकी मीटिंग होने वाली थी, रॉय को भी वहाँ पे इनवाइट किया गया। यहाँ पे ये लेनिन के साथ मिलते हैं। लेनिन के साथ इनके कई चीज़ों के ऊपर आप कह लो कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेनिन के आइडियाज़ अलग थे, इनके आइडियाज़ अलग है। इन दोनों का मेन डिफरेंस था किसके ऊपर, क्वेश्चन ऑफ कॉलोनियल, ये कॉलोनियल क्वेश्चन इसे कहते हैं। इसके ऊपर इनकी डिबेट थी, क्या थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 1925 तक आते आते क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की 4 मेन बॉडीज थी, क्या क्या था, द प्रेसिडम, ओके, दूसरी थी द पॉलिटिकल सेक्रेटेरिएट, थर्ड था द एग्जीक्यूटिव कमेटी, फोर्थ था द वर्ल्ड कांग्रेस। इन चारों का इसे मेंबर बना दिया गया, इन्हें मेंबर बना दिया गया। 1927 में क्या हुआ कि इन्हें चाइना भेजा गया, कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिटन है उसके रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में कहा गया कि चाइना जाओ, वहाँ पे जाके कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होना है, तो उसमें आपको फिर सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करके हमें बताना है और उनके साथ फिर तालमेल भी इस्टेब्लिश करना है। लेकिन ये फेल हो जाते हैं और कुछ चीज़ों में गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से 1929 में इन्हें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से निकाल दिया गया। ओके, क्यों, क्योंकि स्टालिन और ये स्टालिन की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते थे, स्टालिन और इनके बीच में भी मतभेद हो गया, क्वारल, तो इन्हें 29 में निकाल दिया गया। उसके बाद ये इंडिया आएंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। 1915 में इंडोनेशिया गए, 16 में USA, 19 में मैक्सिको। उसके बाद क्या हुआ, इन्हें बुलाया गया 1919 में, लेनिन ने इस्टेब्लिश किया कॉमिनटेन, ठीक है, उसमें इनको पार्टिसिपेट करवाया गया।
उसके बाद क्या हुआ, 1925 में इन्हें 4 बॉडीज़ का मेंबर बना दिया गया। ओके, 1927 में इन्हें चाइना भेजा गया और 1929 में इन्हें एक्सपेल कर दिया गया। यहाँ तक हो गया ना टाइमलाइन देखे तो। और पॉइंट्स देखे तो हमने 9th पॉइंट लिखा था कि वो 1919 में मैक्सिको गए। 10th पॉइंट हम लिख सकते हैं कि यहाँ ये किससे मिले, माइकल बोरोडिन से। ओके, 11th पॉइंट लिख लेना, लेनिन ने 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को बनाया। 12th पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इन्हें 1925 में कौन सी 4 बॉडीज़ का पार्ट बनाया गया, द प्रेसिडेंट, द पॉलिटिकल सेक्रेटेरिएट, एग्जीक्यूटिव कमेटी, द वर्ल्ड कांग्रेस। 13th है कि 27 में इन्हें चाइना भेजा गया और 14th है कि इन्हें 29 में एक्सपेल कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई। इनकी लाइफ का 3rd फेज स्टार्ट होता है 1939 से, जब ये भारत वापस आते हैं। इसे 15 पॉइंट एक बार बना लेते हैं कि ये भारत वापस कब आते हैं, 39 में, सॉरी 29 में, ये 39 गलत लिखा है, ये 29 है, 29 है। सो 1931 में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो इस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो भारत वापस आए दिसंबर 1930 में, प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखना, ये गलत लिखा गया है। 1930 में वो वापस आए, तो ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं। ठीक है जी, 1930 में भारत वापस आते हैं। ओके, ये है 15th पॉइंट। आगे क्या हुआ, 1931 में वही दिसंबर में आए, तो उसी साल अगले साल शुरू होते ही इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। कहाँ पे, ठीक है, 6 साल के लिए इन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया। किस केस में, कानपुर कम्युनिस्ट कंस्पिरेसी केस में। ठीक है, ये केस था जिसमें इन्हें अंदर किया गया, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने कहा कि यार ये तो सही बात है, ये बल्कि जेल में जाने के लिए इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, ये कह रहा है कि सही है, मुझे जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये जेल में रह के अभी स्टडी करना चाहते थे। और इन्होंने स्टडी क्या किया, इनका टॉपिक क्या था, द फिलोसॉफिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्न साइंस। ठीक है, और टू री एग्जामिन मार्क्सिज्म। तो इन टॉपिक्स के ऊपर इन्हें स्टडी करना था, तो स्टडी करने ही ये जेल में गए एक तरीके से। यहाँ पे रहते हुए इन्होंने 3000 से ज़्यादा पेजेस लिखे और बाद में पब्लिश भी हुए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे जाने से पहले पॉइंट 15 ये हो गया। 31 में अरेस्ट हुए, किस केस में, कानपुर कम्युनिस्ट कंस्पिरेसी केस। 18th कितने टाइम के लिए, 6 साल के लिए। ओके, यहाँ पे इन्होंने स्टडी किया किस टॉपिक के ऊपर, फिलोसॉफिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्न साइंस। 19 पॉइंट, समझ रहे हो। इसी तरीके से आप ना कोई भी टॉपिक लिखा करो, 19 हो गए ना, मान लो टोटल इनके 40 पॉइंट हो जाते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में जब जाना है या इसे रिवाइज करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि मुझे ये 40 पॉइंट्स को रिवाइज करना है, ऐसे नोट्स बनाया करो। तो इन्होंने जो आइडिया डेवलप किया उसे कहते हैं न्यू ह्यूमनिज्म। न्यू ह्यूमनिज्म, नव मानववाद। ठीक है, ये क्या है। सो इन 1936 उन्होंने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 6 साल जेल में रहने के बाद। उसके बाद कांग्रेस में रहते रहते ही कांग्रेस के अंदर ही एक आप कह लो कि सब ग्रुप बनाया गया, लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का। उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसके फाउंडेशन में इनका हाथ था। 1940 में इन्होंने कांग्रेस को फिर पूरी तरीके से छोड़ दिया। ठीक है, सो 1936 में कांग्रेस को ज्वाइन किया जेल के आने के बाद। फिर लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन बनाया कांग्रेस के अंदर। 40 में कांग्रेस को छोड़ दिया। 1940 में इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। सो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 1946 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है बॉम्बे में। ही प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी। इसी में उन्होंने बताया कि रेडिकल डेमोक्रेसी होता क्या है, इस ड्राफ्ट में इन्होंने बताना था। ठीक है, सारे उस ड्राफ्ट के ऊपर पूरा डिस्कशन हुआ, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, 22 थीसिस
ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी, यानी कि 22 प्रिंसिपल बनाए गए रेडिकल डेमोक्रेसी के। क्या हुआ दोबारा सुनो। इन्होंने 40 में पार्टी बनाई, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, 46 में जब उसकी कॉन्फ्रेंस थी बॉम्बे में पहली, तो इन्होंने अपना ड्राफ्ट तैयार किया, बताया कि रेडिकल डेमोक्रेसी हमारी आइडियोलॉजी है तो क्या है। तो उसमें फिर उन्होंने ड्राफ्ट पेश किया, सभी लोगों ने डिस्कशन किए, तो उसके बाद 22 प्रिंसिपल निकले रेडिकल डेमोक्रेसी के। बाद में ये फिर पब्लिश भी हुई 22 थीसिस ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी नाम से बुक। ओके, उसके बाद इनके जो यहाँ पे इन्होंने लेक्चर डिलीवर किए थे उन्हें भी बाद में कंपाइल करके एक बुक में पब्लिश किया गया, बियॉन्ड कम्युनिज्म नाम की बुक थी। ओके, उसके बाद 1947 में न्यू ह्यूमनिज्म अ मैनिफेस्टो एक बुक पब्लिश हुई, जिसमें इन्होंने ये 22 प्रिंसिपल्स को इलेबोरेट किया, जो इन्होंने 22 प्रिंसिपल्स बनाए थे। ठीक है, तो 25 हो गया कि पार्टी बनाई, 26 हो गया कि कब इनकी कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस में 22 थीसिस 27 पॉइंट हो गया। फिर जो इनके लेक्चर थे वो बियॉन्ड कम्युनिज्म नाम से पब्लिश हुए। फिर 22 थीसिस को डिटेल में बाद में 47 में पब्लिश किया, क्या नाम से, न्यू ह्यूमनिज्म मैनिफेस्टो। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ तक मेरे ख्याल से बहुत है। पार्ट नंबर 2 में फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इनके आइडियाज़ को। सो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हमारी ऐप का नाम है अमन पाठशाला और वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। आप हमारी ऐप या वेबसाइट पे जाके भी हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके मुझे पूछना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये नंबर भी गिवन होता है, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।